Good morning, friends. Welcome to Civil's Manthan. Let's start today's editorial analysis. आज इंडियन एक्सप्रेस से दो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, उनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे एंड दीज टू आर्टिकल्स अबाउट इंडिया यूएस रिलेशंस. लेकिन ये बहुत ही कम काफ़ी नैरो आर्टिकल्स हैं. इनके अलावा हम इंडिया यूएस बायलेटरल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे दैट फ्रॉम वेयर डायरेक्ट पॉइंट्स यू कैन राइट इन द मेंस एग्जाम. सो कंक्रीट पॉइंट्स होंगे जो कि इन आर्टिकल से अलग हैं. सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सो दैट यू कैन गेन ए लॉट एंड कैन हेल्प इन द मेंस एग्जाम. तो फर्स्ट आर्टिकल वो है कि यूएस ने एयर इंडिया को अक्यूज किया है ऑफ द अनफेयर प्रैक्टिसेस. सो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यूएस का, उसने ऐसे ही एक्विजिशन किया एंड सेंड टू द इंडियन अथॉरिटीज. हो क्या रहा है कि इंडिया ने एयर इंडिया को अलाउ किया हुआ है रिगार्डिंग द रिपेट्रिएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए. बिकॉज कोविड महामारी के दौरान बाहर से दूसरे देशों से अपने लोगों को लेके आना है वापस, तो उसके लिए केवल एयर इंडिया को अलाउ किया है. बाकी जो एयरलाइन कैरियर्स हैं, फॉरेन कैरियर्स हैं, बाकी किसी को भी ये अलाउ नहीं किया हुआ था. तो उसी के रिगार्डिंग यूएस ने और बाकी कंट्रीज ने बोला कि हमारी जो एयर कैरियर्स हैं उनको भी अलाउ किया जाए. तो उसी के रिगार्डिंग है एंड इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड किया. इंडिया ने स्टेटमेंट दिया कि उनको ये कंसर्न अथॉरिटीज से ऐसे कंसर्न मिले एंड दे विल टेक द एडिक्वेट मेजर्स ओवर इट. तो जस्ट इतना ही ब्रीफ में देखना है. सेकंड इज रिगार्डिंग H1B वीजा. सो अभी रिसेंटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पहले 60 डे का सस्पेंशन किया था ऑन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स वीजा के ऊपर, उसको 2020 के एंड तक एक्सटेंड कर दिया है. इसके अलावा कुछ पॉपुलर वर्क वीजाज भी दिए जाते हैं लाइक H1B, H2B, H4J, L1 वीजा. सो बस एक दो नाम याद रख लो, H1B, L1 वीजा, ऐसे कुछ कैटेगरीज के वीजा हैं. तो वो भी सस्पेंडेड रहेंगे टिल द December 31st 2020. तो इन दोनों को 2020 के एंड तक एक्सटेंड कर दिया है. तो होते क्या H1B वीजा, एक और हमारा एक वीडियो आएगा उसके अंदर डिटेल में डिस्कस की, यहाँ कल ब्रीफ में देखेंगे हम. H1B जो वीजा है वो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के अंदर दिया जाता है एंड दिस इज बेसिकली टू अट्रैक्ट द स्किल्ड वर्कफोर्स टू यूनाइटेड स्टेट्स. और इसका जो फ़ायदा है वो इंडियन आईटी कंपनीज को मिलता है जो दूसरे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से आईटी कंपनीज को इंडिया से अगर यूएस में एम्प्लॉयज़ को भेजना है तो वो इस कैटेगरी के वीज़ा के अंदर भेजते हैं बिकॉज आवर इंडियन वर्कफोर्स आर स्किल्ड एज वेल एज लो कॉस्ट. उनकी पे भी कम होती है इन कंपेरिजन टू द यूएस एम्प्लॉयज़. सो पहले भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी एंड आफ्टर दैट इंडियन कंपनी स्टार्टेड हायरिंग फ्रॉम लोकल सोर्सेज एज वेल. सो अभी ये जो एक्सटेंशन है विल इम्पैक्ट द इंडियन आईटी कंपनीज एडवर्सली. और L1 वीजा के L1 वीजा आपका अलाउ करता है टू ट्रांसफर हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स टू यूएस फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 7 years. सो ये ब्रीफ में है आपका कि क्या H1B L1 वीजा वाला इश्यू है. Now if we discuss how India and US relations in detail. So ट्रेड के रिगार्डिंग देखते हैं. ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड इन दोनों कंट्रीज के बीच में अराउंड $88 बिलियन का है. ठीक है, अगर कंप्लीट याद नहीं रहता तो कह सकते हैं कि मोर देन अराउंड $85 बिलियन. तो ब्रीफ में एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं कि $85 बिलियन से ज्यादा करीब हमारा बायलेटरल ट्रेड है. वैसे एग्जैक्टली 87.95 और $88 बिलियन. इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडिया हैज ए ट्रेड सरप्लस विद यूएस. तो करीब करीब $20 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, जबकि वी कैन सी इंडिया हैज ट्रेड डेफिसिट विद सो मेनी कंट्रीज. हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट किसके साथ में है? चाइना के साथ में. यूएस के लिए कंसर्न क्या है कि इंडिया इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज जिसके साथ भी यूएस का ट्रेड डेफिसिट है. इंडिया उन टॉप 10 कंट्रीज में है. So our trade relations with US are in favor of India. So we have trade surplus कितने का है? करीब 20 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड सरप्लस है इंडिया का यूएस के साथ में. So if you see our target जो हमने 2014 में रखा था, so we need to increase this. Still we have $88 billion of trade, but still it is underachieved. We have a target to achieve of around $500 billion trade. इतना हमें लेके जाना है. Alright. अब ट्रेड के रिगार्डिंग हमारे इश्यूज क्या कर रहे हैं इंडिया चाइना के रिगार्डिंग. सो इंडिया यूएस के अंदर आपस में कुछ इश्यूज हैं
एंड दोज इश्यूज इंक्लूड द ट्रेड रिलेटेड इश्यूज एज वेल। तो वो अगर हम देखें लास्ट ईयर इंडिया यूएस ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए थे, टैरिफ ऑन द स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। तो स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स जो इंडिया से होने वाले थे, so raise the टैरिफ्स लगा दिए। टैरिफ वॉर स्टार्टेड इफ यू नो बिटवीन यूएस चाइना, सेम यूएस ने इंडिया के ऊपर भी सेम स्टेप्स उठाए वहां पर उस टाइम पर। तो इंडिया ने भी काउंटर टैरिफ्स लगाए ऑन द अमेरिकन गुड्स, जो कि फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर, लाइक आलमंड्स एंड ऑल दीज। सो वी कैन से द ट्रेड टैरिफ्स एंड ऑल ऑन दीज, दिस इज वन ऑफ द इश्यू। और ये अभी रिसेंटली जो नमस्ते ट्रम्प जो गुजरात में था, स्टिल इट वाज एक्सपेक्टेड कि कोई ना कोई ट्रेड डील साइन की जाएगी, बट इट वाज कोई भी ट्रेड डील फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाई उस टाइम पर। सो वी स्टिल होप कि ऐसा कुछ होए इन द कमिंग टाइम। सेकंड कंसर्न वी कैन टॉक अबाउट इन द आईपीआर इश्यूज। इन आईपीआर एक इंडिया के लिए कंसर्न क्या रहता है कि यूएसटीआर की एक रिपोर्ट होती है, स्पेशल 301 रिपोर्ट। इन द स्पेशल 301 रिपोर्ट, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली बी पुट इन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इंडिया को कंसिस्टेंटली पुट किया जाता है बाय दिस यूएसटीआर स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये किसके रिगार्डिंग है कि उन कंट्रीज को रखा जाता है इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन, एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है। सेकंड कंसर्न आईपीआर में आप कह सकते हैं रिगार्डिंग दैट इज इन द डब्ल्यूटीओ, सोलर पैनल के रिगार्डिंग भी इंडिया और यूएस में कंसर्न रहता है, बिकॉज यूएस रिजोर्टेड टू डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डब्ल्यूटीओ में इंडिया को लेके गया था बिकॉज इंडिया हैड पुट ए कंडीशन ऑन द सोलर पैनल्स की यहाँ पर कुछ डोमेस्टिक सोर्सिंग की एक रिक्वायरमेंट डाल दी गई थी, राइट कि कोई भी अगर यहाँ पर ये यूएस की से अगर कुछ भी अगर ये सोलर पैनल के रिगार्डिंग हमारा काम होता है, तो डोमेस्टिक सोर्सिंग जरूरी है, यहाँ पर इंडिया से भी सोर्सिंग हो। तो ये भी कंसर्न था एंड इंडिया वाज टेकन टू द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बाय यूएसए। थर्ड जो इश्यू रहा है वो दैट इज रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल्स, इन दैट आल्सो कम्स अंडर द आईपीआर। तो सेक्शन 3D ऑफ पेटेंट एक्ट आप कह सकते हैं। तो सेक्शन 3D ऑफ पेटेंट एक्ट क्या है? Indian Patent Act we talk about here. This is to restrict the evergreening of license, evergreening of patents, because pharmaceutical companies जो हैं they resort to the just small incremental changes in their drugs basically, और उसके बेस पर पेटेंट फिर से क्लेम करती है, बिकॉज 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है, बट थोड़ा सा चेंज करके फिर से कुछ नया पेटेंट के लिए अप्लाई करना, उसको एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट बोलते हैं। सो सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट दैट रेस्ट्रिक्ट दिस इंक्रीमेंटल चेंजेस ओनली, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। इसी फार्मास्यूटिकल्स के रिगार्डिंग एक और आपका कंपल्सरी लाइसेंस के रिगार्डिंग भी है, कंसर्न ओवर द if there is focus by concerning over public health and all, so एक compulsory license दिया जा सकता है to allow the for generic drugs. These are various concerns regarding the IPR between India and USA. फिर आपका एक कह सकते हैं in CLND Act as well, Civil Liability for Nuclear Damage Act. ये आपका because India signed the civil nuclear deal with USA, but even after signing the civil nuclear deal कोई फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाया, कुछ मेजर, कुछ रियल में ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हो पाया यहाँ पर। सो वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ CLND एक्ट का सेक्शन 17B आपका एक है, 17B अलाउज द डोमेस्टिक ऑपरेटर, यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा? NPCIL है। NPCIL को अलाउ करता है टू टेक रिकोर्स टू शिफ्ट द लायबिलिटी ऑन द सप्लायर। सप्लायर कौन हुए आपके? सप्लायर आपके यूएस के, फॉर एग्जांपल वेस्टिंग हाउस, ठीक है। तो इन्होंने न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई किए, फॉर एग्जांपल वेस्टिंग हाउस ने NPCIL को, और उसके बाद जो है इन केस इफ देयर इज एनी मिस हैपनिंग, एनी न्यूक्लियर यू कैन से एक्सीडेंट, इन दैट केस NPCIL लायबिलिटी को शिफ्ट कर सकती है ऑन द वेस्टिंग हाउस सप्लायर इन केस इफ देयर इज डिफेक्टिव सप्लाई ऑफ द इक्विपमेंट। तो ऐसे कुछ प्रोविजन है जिसके रिगार्डिंग
Westinghouse and the US raises the concern. ठीक है, तो ऐसे कुछ 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 there are many other issues as well that keeps on going between the India and USA. For example, one is regarding data localization. So India wants the various companies to have their data servers in India. So but US उसका अपोज करता है, US companies भी उसका अपोज करती हैं, right? Then there are concerns regarding because in US ने sanctions लगा रखे और ईरान as well as Russia, and India ईरान से काफ़ी in large amount India imports oil from the Iran, लेकिन यहाँ पर और India is also importing S-400 missiles from Russia, तो यहाँ पर काटसा का रिस्क है, तो काटसा प्रोविजन है, that is one another issue. What is काटसा? Countering American adversaries through Sanctions Act. So ये कुछ particular concerns हैं. Then another concern if we talk is regarding GSP, Generalized System of Preference. Generalized System of Preference क्या है? ये trade privileges हैं जो कि US देता है while importing the goods from the other countries, specifically developing and underdeveloped countries. So GSP की जो preference थी, जो privileges था, so GSP status has been withdrawn from India. इंडिया से GSP preference withdraw कर लिया गया. इस वजह से India has faced adversely regarding their exports to USA. So GSP का एक another concern है यहाँ पर. So these are various trade related and economy related concerns, issues that are going with India and USA. डिफेंस में अगर देखें कोऑपरेशन जो है हमारा इंडिया यूएस के बीच में, LEMOA कोऑपरेशन है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, तो लॉजिस्टिक्स को हम शेयर करेंगे रिगार्डिंग द मिलिट्री, एक डिफेंस कोलैबोरेशन है. सेकंड इज DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, तो यहाँ पर हम हाई एंड टेक्नोलॉजीज को ज्वाइंट कोलैबोरेशन वगैरह हो सकता है डिफेंस टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग. देन कोमकासा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट. देन STA1 का स्टेटस इंडिया को दिया गया, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन. व्हाट इज दिस STA1 स्टेटस? कि इसके बाद हाई एंड टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं रिगार्डिंग द डिफेंस एंड सिविल एविएशन दैट कैन बी गिवन फ्रॉम US टू इंडिया. ट्रेडिशनली STA1 का स्टेटस US ने उन्हीं कंट्रीज को दिया है हु हैव साइंड, हु आर पार्ट ऑफ द ऑल 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम. व्हाट आर दीज एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम? 4 कौन कौन सी हैं? जस्ट ट्राई टू रिकॉल. MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनर एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप एंड NSG. तो इन 4 में से इंडिया NSG का पार्ट नहीं हुआ है अभी तक, बाकी 3 का पार्ट हो चुका है, राइट? बट स्टिल डिस्पाइट इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ NSG, STA1 का स्टेटस US ने इंडिया को दिया सो दैट हिज हाई एंड प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सपोर्टेड टू इंडिया. मोरओवर इंडिया जो है एक हैज कम आउट एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ USA, इसका स्टेटस US ने इंडिया को दिया. देन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स को भी साइन किया गया, दैट विल अलाउ फॉर ग्रेटर कोलैबोरेशन अमंग 2 कंट्रीज. किसके रिगार्डिंग प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज के. सो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने के रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंडियन USA दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट. और क्या नाम है उसका? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स. सो इंडिया में कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है दैट इज वन ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्री, प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री. देन 2+2 डायलॉग जो है बिटवीन द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रीज. 2+2 का भी एक डायलॉग हमारा इंडिया US के बीच में चल रहा है, राइट? देन इंडिया US दे कोलैबोरेट इन क्वाड. क्वाड में कौन कौन आपका? US, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया. तो क्वाड है इन द इंडो पैसिफिक रीजन टू कंटेन चाइना. वन ऑफ द पॉलिसी है कि हाँ चाइना को कंटेन करना, एक बैलेंसिंग रोल प्ले करना है, सो ऑल दे कैन कम टुगेदर. इसके अलावा जय कह सकते हैं आप, जय के जापान, अमेरिका, इंडिया, ये एक कोलैबोरेशन है यहाँ पर. So these are various points that you can write while writing India US answers. ये concrete points है, directly आप mention कर सकते हैं, and mentioning of the points directly signifies वो ज़्यादा explain करने की भी requirement नहीं है उसके अंदर. So that's all from today's discussion, and if you have any questions, any doubts, you can ask your question doubts on this Telegram group, and we have a Telegram channel as well. Both links of both are given in the description box below. And if you like this video, please do subscribe, share and like.
थैंक यू वेरी मच।